तो इसमें हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स के वो टॉपिक्स जो आपको नहीं करने, कौन कौन से टॉपिक्स है जो निकाल दिए गए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में से 2021 वाले बच्चों के लिए 2021 में जो एग्जाम होने वाले जिसमें वो टॉपिक्स नहीं आएंगे। इस बारे में देखते हैं। काफ़ी बच्चों कमेंट्स थे कि मैथमेटिक्स के बारे में बताइए। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं, अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मैथ्स के लिए बात करें तो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है वो एक बार ज़रूर देख ले। सैम्पल पेपर में क्या क्या पूछ रखा है उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या क्या पूछा जा रहा है। पहले चैप्टर की बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट के। फर्स्ट चैप्टर के रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें आपको कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ फंक्शन नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरे चैप्टर में बात करें आईटीएफ की, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करने हैं। जो कि बात करें बोर्ड्स की, तो बोर्ड में ग्राफ नहीं आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। तो ग्राफ एक तरह से आपको वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। ग्राफ जरूरत पड़ती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब जेई नीट में एग्जाम आते हैं एडवांस, सॉरी नीट में तो अपना मैथमेटिक्स नहीं आता है। जेई या जे एडवांस की बात करें, है ना, मेन एडवांस की, तो उसके अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो वो ग्राफिकल बेस्ड काफ़ी आ जाते हैं, तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है ग्राफ्स की। वही बोर्ड में इतनी जरूरत नहीं है ग्राफ्स पढ़ने की। फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको नहीं करना है, ऐसे दे रखा है, पर आपको ध्यान रहे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस के प्रॉपर्टीज ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में बहुत काम आएंगी। और अगर आप हायर स्टडी करने चाहते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से तो आपको करनी ज़रूरी है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक सीमित हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अलजेब्रा की बात करें यूनिट 2 की, तो इसमें आपको मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से एक्जिस्टेंट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स आपको नहीं करनी, कि ऐसी दो मैट्रिक्स जो नॉन जीरो हैं, अगर उनका प्रोडक्ट करके जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो वो जो केस है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, यानी कि एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन लगा के जो भी आप चीज़ें हम करते हैं, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, वो भी आपको नहीं करना है। और आपको यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स भी नहीं करना है। मान लीजिए कई बार आप क्वेश्चन आते हैं कि आप यूनिकनेस बताइए इस इन्वर्स की, क्या इन्वर्स की जो यूनिकनेस है वो क्या है, अगर एग्जिस्ट करती है उसका जो प्रूफ होता है वो आपको नहीं करना है। बाकी जो मेनली जो मैट्रिसेस है, नॉर्मल जो चीज़ें वो आपको करनी है। डिटर्मिनेंट्स में से आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं आएंगी, यानी कि जो मान लीजिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में अगर पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट की कोई प्रॉपर्टी के बेस पे कोई सवाल आ जाता है तो वो नहीं आएगा, है ना। डायरेक्टली प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, यानी कि जो अगर आ जाता है ना कि ये इक्वेशन बताइए कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये भी नहीं आएगा। कैलकुलस में आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आपके रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज है 5th चैप्टर की, उसमें आपका मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम का यूज़ है। उसमें से आपको जो विदाउट प्रूफ वाले हैं ना वो निकाले गए, जो विद प्रूफ है वो नहीं निकाले गए, विदाउट प्रूफ वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स में अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं करना है। ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक है तो जनरली बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आया हुआ है, जनरली अब तो आता नहीं था, कुछ सालों में देखा तो नहीं आया, तो ये आपको नहीं करना। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बाद कहते हैं इंटीग्रल्स में, तो इंटीग्रल्स में आपको जो यहाँ पे दे रखे हैं इस फॉर्मूले के बेस पे जितने भी आपके फॉर्मूले हैं इसके, इस वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन के बेस पे फॉर्मूला होता है। अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे आपको सवाल नहीं करने। ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स वाले जो फॉर्म है उसके भी आपको सवाल नहीं आएंगे जनरली। आपको डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम भी नहीं करना। लिमिट ऑफ सम वाली जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में वो भी आपको नहीं करनी है। आई थिंक एक्सरसाइज 7.5 है शायद, उसमें लिमिट ऑफ सम शायद पूछ रखा है, तो उस वाली एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है, वो लिमिट ऑफ सम नहीं आएगा। वैसे लिमिट ऑफ सम अगर आता भी है तो चॉइस में आता है, वैसे तो इस साल नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है। 6th चैप्टर की बात करते हैं, सॉरी ये तो 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द अबव सेट कर्व, यानी कि आपसे पूछा गया कि आपको कोई कर्व दे देगा उसके बीच आपको एरिया निकालना है, तो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पर आपको ध्यान रहे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। फिजिक्स में जब आप लिमिट्स लगाते हैं, आप किसी भी फील्ड को निकाल रहे हैं या फिर आप किसी भी बाउंडेड एरिया में से कोई भी थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, फिर गॉस लॉ लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी काम आती है चीज़ें। तो आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स आपको जरूर आना चाहिए, तो एक बार इसी तैयारी जरूर अच्छे से करें। डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं तो आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, यानी कि आपको अगर आपको सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो तरीका होता है वो नहीं आएगा, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो मेथड होता है वो आपको नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी। Solutions of linear differential equation of the type dx by dy plus px equals to q where p and q are function of y और constants। तो यहाँ पे आपको linear differential equation जो इस टाइप की होगी उसके सॉल्यूशंस भी नहीं आएंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने का भी जो है मेथड क्वेश्चन नहीं आएगा।
वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। और 3D में आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, यानी कि दो लाइन के बीच में, दो प्लेन के बीच में, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में कितना एंगल होता है, जिसका फॉर्मूला है उसके बेस पे सवाल आते हैं, वो नहीं आएंगे 3D में से। उसको कहते हैं एलपी की। तो एलपी लेने प्रॉब्लम में आपके मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स अनबाउंडेड, जो अनबाउंडेड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ आपका अनबाउंडेड बनता है, तो आप छोड़ सकते हैं। बाउंडेड वाले हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और एलपी के तो आप पिछले साल के क्वेश्चन देख सकते हैं, तो वही रिपीट होते रहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजिली, ये तो स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आप ईजिली बहुत कम मेहनत में अच्छे से इसके स्कोर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपको मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं आएगा, यानी कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, यानी कि ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रोबेबिलिटी में चीज़ें वो सब आपको करनी है। आपको समझ आए जो भी आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस है, क्योंकि उससे चैप्टर निकाल देंगे। पर मान लीजिए आप ध्यान रखें, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन्स, जेई एडवांस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, जहाँ मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, हायर मैथमेटिक्स की आपको जरूरत पड़ रही है, फिर आप हायर क्लास में जाना चाहते हैं, 12th के बाद बीएससी बीटेक करना चाहते हैं, अगर मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की उसमें ज़रूरत है, मेनली बीटेक में तो है ही। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं विद मैथ्स, तो आपको ध्यान रहे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने, जो टॉपिक्स में छुड़वा रखे हैं वो नहीं छोड़ने। जैसे कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं, रोल्स वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं, तो ये तो आपको पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ी गई हैं जो कि आपके आने वाले समय में काफ़ी काम आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप हायर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे से करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आपको समझ आए, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके आगे सिलेबस है उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।